सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज की मैं क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले सभी भाइयों बहनों, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, या मैं कह लूं भैया आपको बिलेटेड हैप्पी रक्षाबंधन। ओके, तो ये रहा भैया ज्ञानी एकेडमी की टीम की तरफ से आपके लिए रक्षाबंधन का गिफ्ट। हमारा क्या है, आज हम करने जा रहे हैं सीएमए फाउंडेशन का आपका पेपर नंबर 1 का स्टडी नोट नंबर 7। ठीक है, क्या हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, स्टडी नोट नंबर 7, जो कि बात करता है बैंक के बारे में। अब भैया कुछ बच्चे जो नए होंगे, जो चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे, उनके लिए मैं बता दूं कि इस चैनल में आपके सीएमए फाउंडेशन के लिए हमने ऑलरेडी एथिक्स का पूरा पार्ट, ठीक है, पूरी की पूरी एथिक्स हमने कवर करके रखी है। डिसीजन मेकिंग का चैप्टर पूरा आपको मिल जाएगा। इसके पहले हमने मनी का चैप्टर डाला था। नाउ टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर, दैट इज बैंक। तो आपको अगर उन सारे चैप्टर में भी कोई भी डाउट या कहीं कुछ बात आपकी समझ में नहीं आई है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, एकदम शानदार जानदार मजेदार वीडियोस आपके लिए वहां पे पड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे, अलग से सबकी प्लेलिस्ट डेडिकेटेडली बनी हुई है, तो ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टारगेट है वो है बैंक का चैप्टर। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं अगर हम बैंक के चैप्टर के बारे में। तो देखो, इस चैप्टर में आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, पढ़ना तो क्या ही है, आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है। सर रिवाइज करना है? अरे हाँ जी भैया, बिल्कुल रिवाइज करना है, क्योंकि ये चैप्टर आपने पूरा का पूरा तो नहीं, 80%, 80 to 85% पार्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कहां पढ़ रखा है? क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। याद है, वहां पे आती थी बैंकिंग सर्विसेज, वहां पे आपने इसका कुछ पार्ट पढ़ रखा है। कमर्शियल बैंक क्या होती है, उनकी किस टाइप की सर्विसेज होती है, एक्सेट्रा सारी चीजें। फिर क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगेन आपका चैप्टर नंबर 6 था बैंकिंग का, वहां पे भी आपने पढ़ रखा है कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती है, सारी चीजें। बस उसी सारी चीजों को हम आज फिर से यहाँ पे रिपीट करने वाले। रिपीट क्या, एक बहुत बढ़िया सर रिविजन यहाँ पे मारने वाले। इसीलिए ये मेरे नॉर्मल लेक्चर जैसा नहीं होगा जिसमें मैं आपको एक एक लाइन रीड करवाऊंगा एंड सब चीज आपको बता जाऊंगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी वो चीजें यहाँ पे पता है। बट फिर भी जितना डीप में होगा सब चीज का आपको मैं उसका एक्सप्लेनेशन देखते जाऊंगा एकदम लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि इस वीडियो को शॉर्ट रखे, ज्यादा ही एक्सटेंड ना हो। 30 से 40 मिनट के अंदर हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी बहुत नई चीजें हैं इस चैप्टर के आखिरी में, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इस चैप्टर में जो हो सकता है आपने नाम सुना होगा, बट उनका काम क्या है थोड़ा बहुत हो सकता है वो भी जानते हो, बट उनके लाने का पीछे पर्पस क्या था, वो कब आए थे, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। हालांकि उसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं, एक बार आप वो गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें मेनली आते हैं 2 क्वेश्चंस। एक तो वो एस्टैब्लिश कब हुआ, दूसरा उसका मेन एम क्या है या वो काम क्या करता है। ठीक है, तो वो चीजें भी हम देखने वाले हैं। इन शॉर्ट एक ही इस पूरी वीडियो में आपका पूरा काम होने वाला है। तो भैया चलो आते हैं सबसे पहले हम अपने मीनिंग ऑफ बैंक पे। तो बैंक का मतलब होता क्या है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप ये जानते हैं कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है भैया, हमसे डिपॉजिट लेता है, हमसे हमारा पैसा लेता है और जिनको जरूरत होती है उनको पैसा दे देता है। ठीक है, बैंक क्या है, देवता आदमी है, जिनसे चाहिए होता है उनसे ले लेता है और भैया जिनको जरूरत होती है उनको दे देता है। बैंक क्या है, देवता आदमी है। बैंक इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी। ठीक है, काय का डिपॉजिट, मनी का डिपॉजिट, किससे, तो फ्रॉम पब्लिक से, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट विच इज रीपेबल ऑन डिमांड। रीपेबल ऑन डिमांड मतलब यानी हम जब भी डिमांड करें तब के तब हमको मिल जाए। जैसे अगर आप आज बैंक जाओ, ठीक है, अगर आज आप बैंक जाओ, रात में नहीं जाना, नालायक को, रात में बैंक बंद होता है, बट फिर भी अब तो ऑनलाइन का जमाना है। अगर आप आज बैंक जाओ और आप बोलो कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए, मेरे अकाउंट में 10,000 है, उसमें मुझे 5,000 निकाल के दे दो, आपने क्या किया, आपने डिमांड किया। क्या बैंक वाला आपको 5,000 रुपए देगा? बिल्कुल देगा, कैसे नहीं देगा, हमारा पैसा है, देगा नहीं तो छीन के लेंगे। ठीक है, जो मेरा है वो तो मेरा है ही है, क्लियर बात है। तो रिपेबल ऑन डिमांड मतलब जब आपने डिमांड किया तब आपको पैसा मिल गया। यही काम करता है हमारा बैंक, हमसे पैसा लेता है, उसको वो दूसरे लोगों को दे देता है एज एन लोन एंड एडवांसेज है, उसको थोड़ा बहुत वो अपना इन्वेस्ट करके रखता है। जब भी हम डिमांड करते हैं तब बैंक हमको हमारा पैसा वापस दे देता है। अगर हम डिमांड नहीं करते तो बैंक हमको उसके ऊपर इंटरेस्ट देते रहता है। सारी चीजें आपको पता है, बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल चैप्टर है। बिल्कुल भी दिमाग में प्रेशर लेके मत बैठना कि सर नया चैप्टर है, सीएमए फाउंडेशन है, पता नहीं क्या होगा, कुछ अलग है क्या, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग भी है तो भैया मैं आप बैठा ही हूं ना, बताऊंगा, पूरी सारी चीजें क्लियर करूंगा। बस हाँ ये है कि भैया वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये मेरा रिटर्न गिफ्ट होगा राखी का। क्लियर है, तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी बिकॉज दे प्रोवाइड वाइटल सर्विसेज फॉर बोथ कंज्यूमर्स एंड बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेसमैन हो चाहे हम आप जैसे कंज्यूमर, उन दोनों के लिए बैंक हमको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हमको इंटरेस्ट देता है, हमारे कैश को वो सेफली रखता है अपने पास। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज बैंक हमारे लिए और बिजनेसमैन के लिए करता है। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो एज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर दे गिव यू अ सेफ प्लेस टू स्टोर योर कैश। देखो मैंने वही बोला कि हमारे कैश को वो सेफली संभाल के रखता है। दो अ वैरायटी ऑफ अकाउंट टाइप्स, वन कैन कंडक्ट रूटीन बैंकिंग ट्रांजैक्शन लाइक डिपॉजिट, किसी को पैसा जमा कराना है, विड्रॉल किसी को पैसा निकालना है, किसी को चेक देना है, चेक राइटिंग, एंड बिल्स पेमेंट। बिल्स पेमेंट सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह आपने पढ़ा हुआ, आपको किसी का बिल का पेमेंट करना है तो आप बैंक के थ्रू उसके बिल का पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारा काम भैया हमारा बैंक करता है, इसलिए मैंने बोला बैंक भैया देवता आदमी है। क्लियर? हाँ जी सर। दूसरे
टॉपिक पे आते हैं हम, दैट इज डेफिनेशन ऑफ बैंक। ठीक है, बैंक की क्या डेफिनेशन है? तो बैंक की डेफिनेशन क्या है? ऊपर जो आपने पढ़ा वही बात है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने ऊपर? कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बस अब हमको देखना है कि शेयर्स, भाई साहब ये कैसा नाम रख दिया भैया, शेयर बहुत बोलता होगा मेरे हिसाब से, इसलिए घर वालों ने इसका नाम रख दिया शेयर। ले भैया बोलते रहे दिन भर। हाँ, ये बोल तो बहुत रहा है क्योंकि इसने डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है हमारे शेयर भाई साहब ने? एन इंस्टीट्यूशन हुज डेट्स यानी बैंक डिपॉजिट आर वाइडली एक्सेप्टेड इन सेटलमेंट ऑफ अदर पीपल्स डेट। ठीक है, तो भैया ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके डेट को भैया एक्सेप्ट किया जाता है अदर चीजों का सेटलमेंट करने में। ये कहना किसका था? शेयर भाई साहब का। दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्रोधर, ये कैसा नाम रख देते हैं यार इनके घर वाले, क्रोधर। ठीक है, ना तो पूरा का पूरा ये कौवा है। ठीक है, क्रो रख देते, समझ में आ जाता। क्रो के बाद द रख देते, क्रोध, ये भी समझ में आता। क्रो देयर कर देते, ये आर को ऐसी बीच में लगा के छोड़ दिया। फॉरेनर का तो भैया कोई हिसाब ही नहीं है, कैसे कैसे नाम इन लोग रखते हैं। बट खैर, हमको नाम से मतलब नहीं है, हमको इनके काम से मतलब है। हम देखते हैं भैया हमारे कौवा भाई साहब ने क्या डेफिनेशन यहाँ पे दी है। तो हमारे कौवा भाई साहब बोल रहे हैं, बैंक कलेक्ट्स मनी फ्रॉम दोज हु हैव इट। ठीक है भैया, बैंक उनसे पैसा कलेक्ट करता है जिनके पास पैसा होता है। to spare to whom who are saving it out of their income and lends this money to those who required it। और ये उनको पैसा दे देता है जिनको इसकी जरूरत होती है। काफी सिंपल सी डेफिनेशन दी है हमारे कौवा भाई साहब ने। उन्होंने ये बोला कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पैसा लेता है किनसे? जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जो जमा करवाना चाहते हैं अपनी सेविंग्स को, और पैसा दे देता है उनको जिनको पैसे की जरूरत होती है। पैसे की जरूरत इंसान को क्यों होती है? बहुत सारी चीजों की वजह से होती है, क्योंकि ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। भैया हमको हमारे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, डेली लाइफ के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए हमको पैसा चाहिए, खाने पीने जीने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए हमको पैसा चाहिए। क्लियर है? हाँ जी सर। तो वही बात यहाँ पे बोला है हमारे कौवा भाई साहब ने कि बैंक ये काम करता है, बैंक का मतलब ये होता है। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। देखो फटाफट मैं करते जा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ नया नहीं है, सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी है, बस इसको जल्दी से रिवाइज करना है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से दे दे। अच्छा, जिन बच्चों का ये डाउट है कि सर ये वीडियो कौन से एग्जाम के लिए वैलिड है, तो ये आने वाले सितंबर अटेम्प्ट, उसके बाद वाला दिसंबर अटेम्प्ट एंड उसके बाद भी जितने अटेम्प्ट है उसके लिए ये वैलिड होने वाली, अनटिल एंड अनलेस आपके करिकुलम में कोई चेंज ना आ जाए। हो सकता है कल को अगर आपकी इंस्टीट्यूट ये चैप्टर को हटा दे तब तो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं हो सकता है, कुछ नया टॉपिक अगर ऐड कर दे तो बिल्कुल हमारी नजर उस पर बनी हुई है। उस नए एडेड टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको इसके साथ मिल जाएगी, या ऑल टुगेदर मैं एक नया वीडियो पूरा एकदम कंप्लीट फ्रेश नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अच्छा, नोट से एक बात और ध्यान आई भैया, नोट्स अगर आपको ये वाले मेरे प्यारे प्यारे कलरफुल नोट्स चाहिए जिसमें आपको कलरफुल पिक्चर्स, टेबल, सारी चीजें मिल जाने वाली है, करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है सर? डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां जाओ, फ्री में इस नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करो। मोबाइल में पढ़ना है मोबाइल में पढ़ो, प्रिंट निकाल के पढ़ना है प्रिंट निकाल के पढ़ो, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कमर्शियल बैंक्स पे। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं भैया? तो कमर्शियल बैंक्स प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी। दे परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस एज डिस्कस बिलो। कमर्शियल बैंक्स ऐसे बैंक होते हैं जिनका मेन मोटिव होता है कमर्शियल एक्टिविटीज करना, पैसा बनाना, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, ऐसे बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक। सर एग्जांपल, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे क्या है? कमर्शियल बैंक है। अब ये काम क्या करते हैं, ये क्या सर्विसेज देते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने क्या वाले? रिवाइज करने वाले हैं। ये देखो पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अभी जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है मतलब क्या? बैंक हमसे डिपॉजिट ले रही है, स्टार्टिंग से मैं वही बोलते जा रहा हूं। अब बैंक हमसे किस किस टाइप की डिपॉजिट लेती है? तो बैंक हमसे लेती है करंट डिपॉजिट, सेविंग टाइप की डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। यही सेम चीज आपने पढ़ी है आपके क्लास 11th में, बस करंट डिपॉजिट की जगह करंट अकाउंट पढ़ा है, सेविंग डिपॉजिट की जगह सेविंग अकाउंट पढ़ा है। उसमें आपने पढ़ा है कि सेविंग अकाउंट में जो भी हम डिपॉजिट करते हैं उसको बोलते हैं भैया हमारी सेविंग डिपॉजिट। यहाँ पे हम उसका उल्टा पढ़ेंगे कि सेविंग डिपॉजिट हम कहाँ पे जमा करते हैं? हमारे सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं। क्या सारी चीजें, कितना इंटरेस्ट मिलता है, किसमें क्या टाइम पीरियड होता है, क्या कंडीशन, इन दोनों में सब में डिफरेंस क्या है, सब चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहला भैया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब ये तो आपके बहुत अच्छी से क्लियर होगा कि हम बैंक को जाके अपना पैसा देते हैं, बैंक हमारा पैसा एक्सेप्ट करता है, हमारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, यही हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब उसमें भी कुछ कंडीशन है। पहला है भैया हमारी करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट क्या होती है सर? तो दीज आर द डिपॉजिट मेड इनटू द करंट अकाउंट ऑफ द बैंक। यही चीज मैंने आपको पहले भी बोली, क्लास 11th में आप पढ़ते थे करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट जहां हम अपनी करंट डिपॉजिट रखते हैं। अब करंट डिपॉजिट क्या है? करंट डिपॉजिट ऐसी डिपॉजिट जो हम अपने करंट अकाउंट में रखते हैं, सिंपल बस। ठीक है, ये स्विच वाला खेल यहाँ पे चल रहा है। तो करंट डिपॉजिट यानी जो हम डिपॉजिट अपने करंट अकाउंट में जमा करा रहे हैं वो होती है हमारी करंट डिपॉजिट। दे आर मोस्ट कन्वीनियंट टू द बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा ये कन्वीनियंट होती है, साथ ही साथ पब्लिक अथॉरिटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज, बिकॉज देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट एंड नंबर ऑफ विड्रॉल्स। ठीक है, करंट अकाउंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हाँ आप इतना ही पैसा डाल सकते हो, जितना पैसा डालो डाल सकते हो, जितनी बार आपको महीने में पैसा निकालना है आप बिल्कुल पैसा निकाल सकते हो, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसीलिए मोस्ट सुटेबल, मोस्ट कन्वीनियंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक किसके लिए होता है? बिजनेसमैन के लिए होता है, कंपनी वालों के लिए होता है। क्यों? क्योंकि उनके डेली के बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होते रहते हैं। बिजनेसमैन को क्या काम है भैया? बहुत सारे वो डेली बेसिस पे अपने ट्रांजेक्शन करता रहता है, सामान आया सामान गया, सेल हुआ परचेज हुआ, ठीक है, किसी को उसने उधारी दे दी, किसी से उसने उधार ले लिया, तो ऐसे बहुत सारे वो ट्रांजेक्शन करता है। तो उसको बार बार अनरिस्ट्रिक्टेड भैया उसको चाहिए होता है कि मुझे एक ऐसी फैसिलिटी मिल जाए
जिसमें मैं बिना रोक टोक के डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस में मैं बहुत सारे काम कर सकूं। तो वो क्या प्रोवाइड करवाता है, वो सर्विसेज या वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है हमारी करंट अकाउंट। क्लियर है? हाँ जी सर। The account holder can even withdraw an amount of money more than he has in his account। भैया आपके अकाउंट में जितना पैसा नहीं है उससे ज्यादा भी आप कई बार इसमें विड्रॉ कर सकते हो। किसमें? करंट अकाउंट में। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। इन करंट अकाउंट नो इंटरेस्ट इज पेड। अब भैया बैंक आपको इतनी सारी सुविधा दे रहा है तो आपको इंटरेस्ट की फैसिलिटी वो नहीं देता। यानी करंट अकाउंट में आपने 1 करोड़ रुपए भी रखे हैं, यानी करंट अकाउंट में आपने 1 करोड़ रुपए भी रखे हैं तो उसमें आपको 1 रुपए भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी सारी फैसिलिटीज बिल्कुल मिलेगी बट इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने लायक, करंट अकाउंट में कोई भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल, बट हाँ उसमें आपको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता। रेदर सम सर्विस चार्ज इज चार्ज्ड बाय बैंक। रेदर आपको उन जो बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसका आपको एक सर्विस चार्ज देना होता है। क्लियर? दूसरा टाइप आता है हमारा सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, दीज डिपॉजिट्स आर मेड इनटू सेविंग अकाउंट ऑफ द बैंक। ठीक है, बैंक में एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या है? नॉर्मल जो पीपल होते हैं, सैलरी इंप्लॉयड जो होते हैं वो खुलवाते हैं जनरली सेविंग अकाउंट। अगर आपके पापा भी किसी कंपनी में इंप्लॉय है, ठीक है, तो उनका भी सेविंग अकाउंट जरूर से होगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट मोस्टली सैलरीड इंप्लॉय वाले लोगों को ज्यादा सुटेबल होता है। अब सेविंग अकाउंट है क्या? तो भैया मोस्ट convenient to salaried employed artisans and people belonging to low and middle class income groups. The interest paid on these deposits are comparatively low and is around 4 to 6% per annum। अब इसमें क्या होता है, सेविंग अकाउंट में आपने जो भी पैसा डिपॉजिट करवाया है आपको आपकी डिपॉजिट पे मिलेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? जनरली 4 to 6% होता है। कोई बैंक 4% देती है, कोई 5%, 4.56, इतना ही जनरली इंटरेस्ट रेट होता है। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। ये बढ़ ज्यादा भी सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैंने 4 to 6 लिख दिया, 4 to 6 ये हो सकता है कोई नया बैंक हो तो वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 7 to 8% भी देने लग जाए सेविंग अकाउंट में। बट ये जो मैंने यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई की है ये बिल्कुल जनरल रेंज है, यानी आप कोई भी बैंक में जाओ तो 4 से 6% तक की रेंज आपको हर जगह मिल जाएगी। क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम टर्म डिपॉजिट के बारे में। टर्म डिपॉजिट नाम से समझ में आ रहा है इसका काम, टर्म डिपॉजिट। टर्म यानी एक फिक्स्ड टाइम के लिए, ठीक है, यानी एक टाइम पीरियड के लिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट बिकॉज मनी इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इस अकाउंट में फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए हम एक फिक्स्ड मनी डिपॉजिट करते हैं और भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, मैं 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए एक ही बार में बैंक वाले को दूंगा एक फिक्स्ड पीरियड के टाइम के लिए, समझो 1 साल के लिए, और भूल जाऊंगा। उस 1 साल में मैं उस पैसे को निकालूंगा नहीं। वैसे निकालने को कई बार निकाल सकते हैं बट उसमें अगेन कुछ थोड़ा बहुत कमीशन कट जाता है, कुछ बैंक वाले अपने चार्जेस लगा लेते हैं। इसलिए अगर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एक फिक्स्ड टाइम के लिए डिपॉजिट करना है और उसको भूल जाना है कि भैया 1 साल तक मुझे इस पैसे का कोई काम नहीं है और मुझे इसमें चाहिए बस अच्छा खासा इंटरेस्ट, तो अगर आपकी ये इंटेंशन है तब आप करवाते हो भैया फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको शॉर्ट में प्यार से क्या बोलते हैं? एफडी। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी। अब इसमें जो होता है भैया इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा मतलब सेविंग अकाउंट से हमको ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरीज फ्रॉम 6% पर एनम टू 12% पर एनम। ठीक है, लगभग डबल हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अच्छा, द मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिटेड 15 डेज, यानी मिनिमम आपको 15 डेज के लिए तो डिपॉजिट करवाना पड़ता ही है अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हो। मैक्सिमम आप अपने हिसाब से 1 साल, 6 महीना, 2 साल, 5 साल के लिए भी डिपॉजिट करवा सकते हो। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट। अब रिकरिंग डिपॉजिट क्या है सर? तो समझो कोई ऐसा पर्सन है जो एक फिक्स्ड टाइम के लिए डिपॉजिट एक अमाउंट नहीं करवा सकता है। आप बोलोगे सर मुझे 50,000 तो डिपॉजिट करवाने पर मेरे पास एक साथ 50,000 रुपए है नहीं, मैं पार्ट में उसको सबमिट कर सकता हूं, पार्ट में मैं बैंक में अपने अमाउंट को डलवा सकता हूं। क्या ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। उसी को बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आपको आपकी इच्छा है, आपकी मंशा है कि आपको 50,000 रुपए आपके बैंक में सेव करके रखने हैं बट आप उस पैसे को एक बार में नहीं कर सकते हो, आप चाह रहे हो कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, बिल्कुल ईएमआई की तरह मंथली इंस्टॉलमेंट में आप उस पैसे को जमा करते जाओ, तो क्या ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, यानी शॉर्ट में आरडी। ठीक है, तो आरडी फैसिलिटी का यूज करके आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक में अपना डिपॉजिट करवा सकते हो। इन दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट डिपॉजिटर्स नीड्स टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। समझ लो 1 साल के लिए आपने बैंक वाले को प्रॉमिस किया कि भैया 5,000 हर महीना में 1 साल के लिए आपके पास डिपॉजिट करवाते रहूंगा। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे? आरडी बोलेंगे। रिकरिंग, बार बार। ठीक है, हर महीना, एक महीना आपने 5,000 करवाया, दूसरा महीना 5,000 करवाया। ठीक है, जब बार बार हम कोई चीज डिपॉजिट करवा रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट। दिस डिपॉजिट्स आर वेरी कन्वीनियंट टू दोज हु कैन नॉट सेव ह्यूज अमाउंट्स एट अ टाइम। ठीक है, मैंने वही बोला, अगर आपकी इच्छा है कि आप बहुत सारा पैसा बैंक में जमा करो बट आपके पास एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं, आप हर महीने कुछ सेविंग करके उसको बैंक में डाल सकते हो, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। दीज डिपॉजिट्स कैरी है इंटरेस्ट एट अ रेट मोर देन सेविंग बैंक्स बट लेस देन ऑफ टर्म डिपॉजिट। अब इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट से ज्यादा मिलता है बट फिक्स्ड डिपॉजिट से आपको कम इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है। क्लियर है? हाँ जी सर। पर ऐसा क्यों होता है? अगर आपके मन में आ रहा होगा कि सर सेविंग से ज्यादा मिल रहा है, फिक्स्ड से कम मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो सोचो, सेविंग में क्या होता है? सेविंग में कोई टाइम बाउंडेज नहीं है।
ठीक है, आपने 1 महीना पैसा जमा करवाया, 6 महीना नहीं जमा करवाया, फिर आपने जमा करवा दिया, ठीक है, तो वहां पे आपको टाइम बाउंडेज नहीं है, इसलिए आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मिलता है। बैंक श्योर नहीं होता है कि आप उनको कितना पैसा साल में एग्जैक्टली देने वाले हो, ठीक है। लाइकवाइज बैंक अपनी पॉलिसी बनाएगा कि हाँ इतना पैसा मुझे आने वाला है, इसको मैं इन्वेस्ट करूंगा, यहां से मैं रिटर्न दूंगा, इतना मैं लोन दे सकता हूं, इतना मैं सीआरआर बना सकता हूं। बट सेविंग में क्या होता है, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं रहती कि हाँ इतना पैसा आना ही आना है, इसलिए उसमें बैंक आपको इंटरेस्ट कम देता है। वेयरएज फिक्स डिपॉजिट में एक साथ आप एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक को दे देते हो, तो बैंक साल के स्टार्टिंग में ही या कभी भी तुरंत उस पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी प्लानिंग कर सकता है कि हाँ इतना पैसा मेरे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आ गया है, जो मेरा अकाउंट होल्डर है वो मुझसे पैसा नहीं मांगेगा, इस पैसे को मैं एकदम फ्री हूं, मैं कहीं भी अच्छे कामों के लिए इसको यूज कर सकता हूं। इसीलिए बैंक आपसे खुश हो जाता है, ठीक है। बैंक है देवता आदमी, भैया थोड़ा सा भी आप खुश करोगे बहुत खुश हो जाएगा और आपको भर भर के इंटरेस्ट देगा। क्लियर। रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, कुछ नहीं है, फिक्स्ड जैसा ही है, बट वो पार्ट पार्ट में बैंक के पास धीरे 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 करके थोड़ा सा पैसा आता है। बैंक बोलता है कि यार एक बार में आ जाता तो ज्यादा मजा आता था, बट धीरे धीरे करके आ रहा है, पर कोई बात नहीं, आ तो रहा है, फिक्स्ड टाइम के लिए आएगा ही, मुझे आपके ऊपर विश्वास है। इसीलिए आपको वो सेविंग से थोड़ा सा ज्यादा बट फिक्स्ड से थोड़ा सा कम देता है, क्योंकि उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट तो आने वाला है, बट वो पार्ट पार्ट में आने वाला है। बैंक एक बार में एक अच्छा खासा अमाउंट कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा ही पार्ट पार्ट में आ रहा है, तो लाइकवाइज उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का बहुत लॉस होता है, इसीलिए आपको इंटरेस्ट वो कंपैरेटिवली फिक्स्ड डिपॉजिट से कम देता है। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात सर। नेक्स्ट आते हैं हम पेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस पे, ठीक है। दूसरी सर्विसेज क्या है, पेमेंट्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अभी तक हमने क्या देखा, बैंक क्या करता है, हमसे डिपॉजिट ले लिया, 4 टाइप से हमसे बैंक पैसा ले लिया। अब जिनको जरूरत है बैंक उनको भी पैसा देगा। तो पहला डिमांड लोन, ठीक है। बैंक कैसे पैसा देगा, डिमांड लोन के फॉर्म में बैंक हमको पैसा दे सकता है। अब डिमांड लोन क्या है भैया, अब ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, बट वो बात आपके मन में कहीं ना कहीं छुपी है, उसको मैं अंदर से लेके आता हूँ। डिमांड लोन क्या है, बाबू सोना जानते हो, बाबू ने डिमांड कर दी कि भैया मुझे आइसक्रीम खानी है, भैया भैया हो गया गलती से, सॉरी 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 सॉरी, बाबू ने डिमांड करी कि बेबी मुझे आइसक्रीम खानी है। अब आप क्या करोगे, आइसक्रीम तो लानी पड़ेगी भैया, वरना बाबू आपका जो है नाराज हो जाएगा, रूठ जाएगा और मनाने में और ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो आपने सोचा कि भैया इसने डिमांड की है, इसको फुलफिल कर दो, बस वही है डिमांड लोन। जैसे ही डिमांड किया आपको तुरंत तुरंत लोन का पैसा वापस चुका देना पड़ेगा। क्लियर है, यही है डिमांड लोन। बाबू ने डिमांड किया, आपने तुरंत उसकी डिमांड को फुलफिल किया, बैंक ने डिमांड किया, तुरंत आपने बैंक की डिमांड को फुलफिल कर दिया। यही होता है हमारा डिमांड लोन, एकदम सिंपल इजी भाषा में। क्लियर, हाँ जी सर, पढ़ लेते हैं इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा। डिमांड लोन इज अ लोन दैट शुड बी रीपेड ऑन डिमांड बाय द बैंक, यानी बैंक ने डिमांड किया, बैंक कौन, बाबू, बाबू ने डिमांड किया तो आपको भैया पैसा उसका तुरंत देना पड़ेगा। इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, इसमें कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं है भैया। आप डिमांड तो कोई भी कभी भी कर सकता है। अचानक से डिमांड कर दिया, मुझे गिफ्ट दे दो, आइसक्रीम दे दो, ठीक है, मुझे टेडी बियर ला के दे दो, तो डिमांड क्या होती है, फिक्स तो होती नहीं है भैया, कभी भी जनरेट हो जाती है। तो बस वैसे ही है डिमांड लोन कि जब भी बैंक वालों ने डिमांड किया आपको तुरंत तुरंत उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर, दिस लोन इज अ काइंड ऑफ एडवांस मेड विथ और विदाउट सिक्योरिटी, ठीक है। अब बिना सिक्योरिटी के, अब बाबू ने डिमांड की है आइसक्रीम की, आपने आइसक्रीम खिलाई, कुछ सिक्योरिटी लेते हो क्या उससे, नहीं सर बिल्कुल नहीं लेते हैं भैया, डिमांड की हम तो कहां कुछ ले सकते हैं, हम तो डिमांड फुलफिल करते हैं। तो बस डिमांड लोन में भी जरूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी ली जाए, ठीक है, हो सकता है बैंक वाला ले सकता है सिक्योरिटी, बट नहीं भी ले सकता है। क्लियर है, तो विथ और विदाउट सिक्योरिटी के हम यहाँ पे पैसा दे देते हैं, और जब भी बैंक डिमांड करे तो हमको उसको वापस रीपेमेंट तुरंत उसका करना पड़ता है। नॉर्मली डिमांड लोन्स आर गिवन टू अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ डे और फ्यू डेज, ठीक है। जनरली एक दिन, एक दो दिन या एक आध हफ्ते के लिए ये लोन दिया जाता है। सर अब एक दो दिन एक हफ्ते के लिए लोन क्यों दिया जाता है, मान लो तो मिस्टर मनी है, ठीक है, वो गए बैंक के पास, उन्होंने एक अपने बैंक को बोला कि भैया मुझे 100 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। बैंक ने बोला कि भैया मिस्टर मनी बहुत पैसे वाले हैं, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, लोन तो ये इजीली चुका देंगे, बट हम 100 करोड़ कहां से लेके आए, हालांकि हम भी बैंक है बट हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो एक बैंक क्या करेगा, अपने ग्राहक को वो लूज नहीं करेगा, वो जाएगा दूसरे बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास और बोलेगा कि हमको पैसे की जरूरत है, आप दे दो, हम आपको बाद में रीपे कर देंगे, ठीक है। तो एक बैंक क्या करेगा, दूसरे बैंक के पास जाके उससे पैसा उठा लेगा और वो अपने क्लाइंट मिस्टर मनी को वो पैसा लौटा देगा, लौटा क्या देगा, लोन की तरह दे देगा। क्लियर है, एंड जब भी मन हो मिस्टर मनी वो पैसा उनको लौटा देंगे। एंड जो दूसरा बैंक है जिसने पहले बैंक को लोन दिया है, वो जब भी डिमांड करेगा तो हमारे बैंक को उसको पैसा देना पड़ेगा। यही होता है डिमांड लोन। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं भैया शॉर्ट टर्म लोन। नाम से ही पता चल रहा है कि छोटे समय के लिए अगर हमको लोन चाहिए, 1-2 साल के लिए अगर हमको लोन चाहिए, छोटे मोटे हमारे काम के लिए, या हमको डेली नीड्स वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, तब हम भैया शॉर्ट टर्म लोन उठा लेते हैं, और इसके लिए हमको सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। सिक्योरिटी मतलब अब आप बैंक से पैसा उठा रहे हो, क्या बैंक आपको ऐसे ही पैसा दे देता है, नहीं पैसा देता है सर, बैंक भली देता आदमी है, पर भैया
भैया शक वो भी करता है आपके ऊपर। क्या हो अगर आप कल को बैंक का पैसा लेके भाग जाए, तब बैंक के ऊपर आ जाएगी बहुत बड़ी दिक्कत। ठीक है, तो बैंक आपसे इन रिटर्न कुछ सिक्योरिटी अपने पास जमा करता है कि अगर आपने फ्यूचर डेट में, ठीक है, अगर आपने फ्यूचर डेट में कोई भी डिफॉल्ट किया, बैंक का पैसा नहीं दिया, तो बैंक आपसे सिक्योरिटी जमा करवा लेता है। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, घर के जमीन के कागज हो सकते हैं, तो बैंक आपकी उस प्रॉपर्टी को बेच के वो लोन का अमाउंट रिकवर करवा लेगा। तो ठीक है, ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो हम लोन लेते हैं छोटे टाइम के लिए, वो होता है शॉर्ट टर्म लोन। नेक्स्ट आ रहा है भैया कैश क्रेडिट। ठीक है, कैश क्रेडिट क्या है? तो भैया कैश क्रेडिट इज अ फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एन बैंक अकाउंट विदाउट हैविंग क्रेडिट बैलेंस बट लिमिटेड टू एन एक्सटेंट ऑफ बोरोविंग लिमिट विच इज फिक्स्ड बाय द बैंक। अब कैश क्रेडिट क्या होता है भैया? इसके लिए आपको एक अलग से अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। उसमें उस अकाउंट में आपके पास अगर पैसा भी नहीं है तो भी आप एक सर्टेन लिमिट, ठीक है, जो लिमिट होती है बैंक वाले डिसाइड करते हैं आपको देखते हुए कि हाँ आपको हम कितने हद तक का पैसा दे सकते हैं, कितना हम आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उतना एक बैंक वाला आपके ऊपर लिमिट लगा देता है। उतनी लिमिट तक आप पैसा वहां से विड्रॉ कर सकते हो अपने पर्सनल काम के लिए। रीपेमेंट इसका बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। क्लियर है? आपके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है तब भी आप एक सर्टेन लिमिट तक बैंक वाले के पास जाके बैंक से वो पैसा मांग सकते हो। इसी को क्या बोलते हैं? कैश क्रेडिट। दूसरा है भैया ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। अब ओवरड्राफ्ट क्या है? ये भी सिमिलर टू कैश क्रेडिट है। क्या है? दिस इज अ फैसिलिटी अलाउड बाय बैंक टू द करंट अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, जो उनके पास करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन के पास, उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। फैसिलिटी क्या है सर? तो दे आर अलाउड to withdraw money with or without security in excess of the balance available in their account up to a limit। यानी अगर आपके करंट अकाउंट में 50,000 रुपए बट आपको अचानक से जरूरत पड़ गई 1 लाख रुपए की, तो क्या आप 1 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपके पास करंट अकाउंट है और आपको आपका बैंकर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या? ओवर जितना आपके पास है नहीं उससे ज्यादा आप ले सकते हो, अपने बैंक अकाउंट से निकलवा सकते हो। क्लियर है? यही होता है हमारा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल विड्रॉल। ठीक है, आपने जो भी एक्चुअल विड्रॉ किया उसमें आपको इंटरेस्ट बट ऑब्वियस सी बात है पे करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है भैया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बैंक क्या करता है? जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, क्लास 11th अकाउंट्स में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं भैया? 2 जन आते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसा नहीं होता है, बिल काट के दे देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम की 2-3 महीने बाद आके मुझसे पैसा ले जाना। बट अगर किसी को अर्जेंट होती है तो वो क्या करता है? बिल लेके बैंक के पास जाता है और उस बैंक को डिस्काउंट करवा लेता है। यानी अगर वो बिल है 10,000 रुपए का, हम बोलते हैं कि भैया ये 10,000 का पेमेंट मुझे 3 महीने बाद मिलने वाला है, बट मुझे अभी अर्जेंट रिक्वायर्ड है फंड की, आप एक काम करो, ये बिल आप रख लो, आप उस पर्टिकुलर पर्सन से 3 महीने बाद 10,000 रुपए दे देना, मुझे आज की डेट में जरूरत है, कुछ कमीशन काट लो और मुझे पैसा दे दो। तो बैंक क्या करता है? अपना कुछ कमीशन काट लेता है। इसी को बोलते हैं बिल को डिस्काउंट करना। ठीक है, 10,000 रुपए का बिल है तो बैंक आपको 10,000 नहीं देगा, 8,000, 9,000, 7,000 जितना भी जो भी बैंक का कमीशन होगा उतना काट के आपको वो पैसा तुरंत दे देगा। तो ये सर्विस भी हमको बैंक प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है भैया क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। जब भी आपको पैसा चाहिए कार्ड स्वाइप किया, तुरंत भैया चीज को खरीद लिया। क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट आ रहा है भैया ये डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा कैश क्रेडिट और ऊपर पढ़ा बैंक ओवरड्राफ्ट। दोनों आपको सिमिलर सेम चीजें लगी होंगी कि भैया अगर हमारे पास अकाउंट में पैसा भी नहीं है तो भी हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या जितना पैसा है उससे ज्यादा हम विड्रॉ कर सकते हैं। अब आपके मन में आ सकता है डाउट कि भैया दोनों तो सेम काम कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो उसी के लिए मैंने ये डिफरेंस बिटवीन की टेबल आपके नोट्स में दे के रखी हुई है। हालांकि ये एक्स्ट्रा ज्ञान वाली पार्ट है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, हमारे नोट्स में एक एक्स्ट्रा ज्ञान वाला सेक्शन जरूर रहता है जहां पे जो आपकी मॉड्यूल में चीजें नहीं होती है, बट मुझे लगता है कि आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट बनने जा रहे हो, क्या बन चुके हो, आगे एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उसको मैंने उस सेशन में न डाल के आपके यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया है। उसको वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आराम से पढ़ लेना। और जो हमारे नोट्स डाउनलोड करने वाले हैं उनको तो ये चीज वहां से मिलने वाली है, बट जो एकदम ही ज्यादा नालायक हैं, बहुत ही ज्यादा आलसी बच्चे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, वो आपका होमवर्क है। बहुत ही ईजी, एकदम कम वर्ड में भैया देखो, एकदम एक लाइन में मैंने सब डिफाइन करके रखा है कि इन दोनों के बीच में मेजर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा फंक्शन क्या है बैंक का? दैट इज क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, यानी पैसे से पैसा बनाना। पैसे से पैसा बनाना मतलब हम जाते हैं बैंक में, हम डिपॉजिट करते हैं, हमारा मनी कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है? 4 से 6%। मान लो 6% भी हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। हम जाते हैं बैंक में लोन लेने, कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करना पड़ता है? 10 से 12%। ठीक है, हम डिपॉजिट करते हैं 6% की रेट पे, उठाते हैं 12% की रेट पे, तो ये जो बीच का मार्जिन बच रहा है इसी से भैया बैंक अपना प्रॉफिट बना लेता है। यानी जो हमने डिपॉजिट किया वो दूसरे को देके उससे ज्यादा पैसा उससे ले लेता है। इसी को बोलते हैं पैसे से पैसा बनाना, यानी इंग्लिश में क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। क्लियर है भैया? मैं थोड़ी स्पीडली जा रहा हूं, एकदम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, शर्माने की कोई बात नहीं है, कमेंट सेक्शन नीचे में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कमेंट करके अपना डाउट वहां पे क्लियर करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 4 पॉइंट है भैया हमारा एजेंसी फंक्शन।
बैंक एक्ट करता है एज एन एजेंट। एजेंट यानी जो काम हम खुद नहीं कर सकते, हम एक पर्सन अपॉइंट कर देते हैं जिसको हम अपनी अथॉरिटी दे देते हैं, जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि मेरे बिहाफ पे तू ये काम कर देना, उसको बोलते हैं एजेंट। तो बैंक क्या करता है, बैंक एज एन एजेंट एक्ट करता है हमारे लिए। कुछ ऐसे काम जो हमारे पास टाइम नहीं है उस चीज को करने के लिए, तो बैंक वो काम हमारे बिहाफ पे कर देता है। क्या क्या काम, जैसे कलेक्शन ऑफ चेक, ठीक है, चेक कलेक्ट करना है तो आपके बिहाफ पे बैंक आपका चेक कलेक्ट कर लेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कलेक्ट करना है वो भी बैंक कर लेगा। डिविडेंड मिल रहा है, आपने शेयर्स लेके रखे हैं किसी कंपनी के, उस पर आपको मिल रहा है डिविडेंड, या डिवेंचर लेकर रखा है उस पर मिल रहा है आपको इंटरेस्ट, तो आपके बिहाफ पे बैंकर बैंक अकाउंट में आपके वो डिविडेंड या इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, परचेज या सेल करना है शेयर को, बैंक को बोल दो कि भैया इस टाइम को इतनी डेट में जो भी रेट चल रहा होगा मार्केट में शेयर को बेच देना, मुझे नहीं चाहिए ये शेयर, ये गलियां या चौबारा, ये शेयर का यहाँ कोई काम नहीं है, दोबारा आना नहीं चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो शेयर आपका बेच देगा। ठीक, नेक्स्ट है भैया एक्टिंग एज अ ट्रस्टी। ठीक है, कभी भी ट्रस्ट की जरूरत होती है, ठीक है, ट्रस्टी की जरूरत होती है तो भैया बैंक आपका ट्रस्टी की तरह भी काम करेगा। ठीक है, किसी को आपको जबान देनी है तो बैंक बोलेगा सर मैं हूं ना यार, मैं ट्रस्टी की तरह आपके लिए काम करूंगा। क्लियर। नेक्स्ट, मेकिंग पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम या इनकम टैक्स। आपको आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम पटाना है, बैंक वालों को बोल दो कि भैया फलानी कंपनी को इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दो, इनकम टैक्स हमारा पटा दो, बैंक आपको वो काम भी करके देगा। क्लियर। तो ये होते हैं कुछ एजेंसी फंक्शन, जो काम आप नहीं करते हो बट आपको करना होता है, तो आप उस काम को बैंक को असाइन कर देते हो, आप वो काम अपने बैंकर को सौंप देते हो कि भैया आप मेरे बिहाफ पे ये काम कर लेना। क्लियर है, उसी को बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। उसके अलावा जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है भैया, कुछ ऐसे जनरल फंक्शन होते हैं जो बैंक हमको प्रोवाइड करता है, जैसे लॉकर फैसिलिटी। बैंक में होते हैं बड़ी बड़ी तिजोरियां, बहुत बड़े लॉकर, जहां पे आप अपना पैसा हो गया, गोल्ड हो गया, कुछ भी और भी वैल्यूएबल चीजें हो गई, आप अपना सेफली स्टोर कर सकते हो। दूसरा, बैंक्स प्रोवाइड यू फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन घूमने जाना है, अमेरिका जाना है, सीएमए बनने के बाद वहां जॉब करनी है, तो आपको चाहिए होगा डॉलर। ठीक है, रहने खाने के लिए वहां डॉलर चाहिए होगा ना, तो ये आपको कौन कन्वर्ट करके देगा, आप दोगे रुपीस, आपको एक्सचेंज में डॉलर कौन देगा, बैंक वाला देगा। दूसरा भैया, इशूइंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड ट्रैवलर चेक। ठीक है, कभी आपको ट्रैवलर चेक की जरूरत है या लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए तो वो भी आपको बैंक देगा। ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है ऑनलाइन, तो ये काम कौन करके देगा, बैंक करके देगा। गारंटी प्रोवाइड करनी है, ये काम आपको बैंक करके देगा। एनी टाइम एनीवेयर एटीएम से पैसा निकालना है, तो ये सर्विस भी आपको आपका बैंक प्रोवाइड करके देता है। क्लियर। नेक्स्ट, कन्वेज इंफॉर्मेशन। कुछ भी इंफॉर्मेशन आई है, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, नए शेयर कंपनी निकालने वाली है, तो बैंक वाला आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, आपको कुछ करवाना है तो बताओ, तो मैं आपके बिहाफ पे वो चीजें खरीद के रख लेता हूँ। क्लियर। या मैं किसी कंपनी ने दिया डिविडेंड, तो भैया आपको बैंक बता देगा कि भैया इस कंपनी ने डिविडेंड दिया, मैंने आपके बिहाफ पे कलेक्ट करके रख लिया है, आपको जब भी चाहिए आप मेरे पास आना, डिविडेंड का पैसा ले जाना। क्लियर है। हाँ जी सर, तो ये थी सारी सर्विसेज। ठीक है, किसकी सर्विसेज, एक कमर्शियल बैंक की सर्विसेज। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स मतलब क्या सर, तो प्रिंसिपल्स मतलब परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। ठीक है। हाँ जी भैया, तो यही जो बातें होती है इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। तो कमर्शियल बैंक्स के भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ उसूल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। तो क्या वो सारे प्रिंसिपल है, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। पहला प्रिंसिपल है भैया प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है भैया, तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी कमर्शियल बैंक है उनको अपने पास सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी डिपॉजिटर आपके पास आ जाए भैया कि मुझे इतना पैसा विड्रॉल करना है, तो आप कल को ये मत बोलना कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, हमने सारा पैसा लोन में दे दिया है। ठीक है, कल आना, परसों आना, बाद में आना, लंच के बाद आना, ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको एनी टाइम एनीवेयर अपने पास पैसा रखना है कि जब भी आपके डिपॉजिटर्स आपके पास पैसा विड्रॉ करने आए तो आप उनको उनका पैसा रिटर्न कर सको। ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। दूसरा भैया प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब आपको आपके बिजनेस में भैया जनरेट करना है प्रॉफिट। ठीक है, समाज सेवा करने बैठे हो क्या, नहीं भैया हम बैठे हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। बैंक वालों के भी बाल बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी खाना खाना होता है, उनकी भी इच्छाएं होती है, वो कैसे फुलफिल होगा, पैसे से फुलफिल होगा। पैसा कैसे आएगा, प्रॉफिट जो कमाएंगे। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक को भैया प्रॉफिट कमाना नेसेसरी है, तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी यानी अगेन ये आपका पॉइंट रिलेटेड है लिक्विडिटी से, आपके पास एनी टाइम अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। ठीक है, कभी भी आप इनसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो जाने चाहिए, आपके पास एनी टाइम एनीवेयर अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, आप फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं भैया प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी की। जब भी कभी आप पैसा इन्वेस्ट करो कहीं किसी दूसरी जगह में, चाहे वो मार्केट में लगा रहे हो, प्रॉपर्टीज खरीद रहे हो, कुछ भी, तो बहुत ध्यान से बी कॉशियस। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको देखना है, पूरी सिचुएशन को एनालाइज करनी कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे वो आपका खुद का पैसा नहीं होता है, वो आपके डिपॉजिटर्स का पैसा होता है, जो लोगों ने आपको डिपॉजिट किया। तो इन द एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनको पैसा लौटाना है। अब आपने कहीं उल्टी सीधी जगह इन्वेस्ट कर दिया, आपका पैसा डूब गया, आप बोले कि भैया मैंने तो पैसा लगाया था, डूब गया, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहां से लेके आऊं। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, लोगों का पैसा
यहाँ पे डूब जाएगा। तो आपको बहुत ही सावधानी से, सेफ्टी फॉलो करते हुए, ध्यान से आपको कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो पूरी सब देख समझ के चीजों को इन्वेस्ट वहां पे करना है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिंग एंड सेविंग्स, यानी ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि बैंक वाले जितने ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स जनरेट करवा सके पीपल से, उतनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें भैया। जितना ज्यादा लोग अपना पैसा बैंक के पास सेव करेंगे, ठीक है, बैंक के पास डिपॉजिट करेंगे, उतना ही ज्यादा बैंक पैसे से पैसा बना पाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कर पाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, इससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, बिल्कुल चैंपियन की तरह। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, प्रिंसिपल ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी और जो आपकी लोन की पॉलिसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इससे किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इससे आपको बहुत सारा प्रॉफिट होना चाहिए, यही यहाँ पे हमारी ये पॉलिसी बोलती है। नेक्स्ट भैया, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, कमर्शियल बैंक्स नेवर गो फॉर एनी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। फालतू खर्चा आपको नहीं करना है, अननेसेसरी के एक्सपेंडिचर आपको नहीं करने। इकोनॉमी को देखते हुए, हालात को समझते हुए, सिचुएशन को एनालाइज करते हुए आपको आपके खर्चे करने हैं। क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, भैया बैंक की रेपुटेशन मेंटेन होनी चाहिए, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज, आपको सर्विसेज देनी चाहिए जिससे आपके कस्टमर आपसे हैप्पी रहे। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी, भैया अब आपको पता है बैंक के पास हम हमारा अकाउंट खुलवाने जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम बैंक को देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, ठीक है, हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, ये सारी बातें बैंक को पता होती है। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये बैंकर की ड्यूटी बनती है, बैंक वालों की ये ड्यूटी बनती है कि वो सीक्रेसी को मेंटेन करके रखें, सारे मार्केट में ढिंडोरा ना पीटने लगे कि भैया इस पर्टिकुलर पर्सन का आधार कार्ड इतना है, इसके बैंक में इतना पैसा है, ये आपको बिल्कुल नहीं बताना है। आपको आपके प्रॉपर एथिक्स को फॉलो करना है और प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी को मेंटेन करना है, यानी सीक्रेसी बना के रखनी है आपके क्लाइंट्स की। क्लियर? नेक्स्ट भैया, प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी मॉडर्न जमाने के हिसाब से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको अपने आप को अपग्रेड करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे आजकल हम देखते हैं ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा, क्रेडिट कार्ड की सुविधा, दुनिया भर की चीजें धीरे धीरे इवॉल्व होते जा रही, तो आपको अपने आप को अपने बैंक में ये सारी चीजें लगा के रखनी है। ठीक है, सारी फैसिलिटीज आपको अपने कस्टमर को बंद करो हाथ जोड़ के मैं प्रोवाइड करनी है। अब नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया होगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट 11th प्रिंसिपल बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है भैया? तो इन द एज ऑफ स्पेशलाइजेशन हियर कमर्शियल बैंक सेगमेंट देयर होल फंक्शन इनटू वेरियस पार्ट्स एंड प्लेस देयर ह्यूमन रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। स्पेशलाइजेशन, जब हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की, यानी आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, तो जैसे कोई क्रिकेट खेलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, कोई डांस में अच्छे होते हैं, कोई सॉन्ग में अच्छे होते हैं, गाना गाने में अच्छे होते हैं। ठीक है, वैसे ही फाइनेंस की दुनिया की बात करें, बैंक की हम बात करें, तो बैंक में भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। बैंक को मार्केटिंग करनी है, नए क्लाइंट्स एक्वायर करने हैं, ठीक है, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट बना के रखने, तो बहुत सारे सेक्टर्स बैंक में भी हो गए। अब बैंक को स्पेशलाइजेशन फॉलो करनी है, यानी ऐसे ऐसे पर्सन को हायर करना है जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एकदम एक्सपर्ट हो, बिल्कुल स्पेशलाइज्ड हो, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओ, आपके जो क्लाइंट्स आपसे ज्यादा से ज्यादा खुश रहे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नेक्स्ट बात करते हैं अब हम प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन की। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन की, यानी आपको आपका बैंक एक ऐसी सूटेबल लोकेशन पे जाके खोलना है, आपको आपका बैंक ऐसी सूटेबल लोकेशन पे जाके खोलना है जहां पे आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर इजीली आपसे कांटेक्ट कर सकें। ऐसा नहीं कि इस शहर यहाँ पे और आप कहीं जंगल में जाके अपना बैंक खोल रहे हो, तो भैया आपके पास आएगा कौन, और गलती से कोई आ भी जाता है तो सोचो उसको कितनी तकलीफ होगी अपना पैसा डिपॉजिट करने में, पैसा विड्रॉ करने में। ठीक है, तो आपको एक स्पेसिफिक, एक सूटेबल लोकेशन सेलेक्ट करनी है, बिल्कुल मार्केट के बीच में, जहां आपके आसपास लोग हों जिनका काम इजीली आप कर पाओ। ठीक है, 13th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन, ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन गुड रिलेशन विद देयर क्लाइंट्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक को अपने क्लाइंट से गुड रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। जैसे आप बैंक में कभी जाते हो, कैसे होते हैं बैंकर्स? बहुत बढ़िया इंसान होते हैं सर, स्माइल करते हुए बात करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, कोई आपके डाउट होते हैं सॉल्व करते हैं। बर्थडेज आपका होता है तो सबसे पहले रात के एकदम 12 बजे भैया आपके बाबू सोना भी विश नहीं करते होंगे, बैंक का मैसेज पहले आ जाए, सर वी केयर फॉर यू, हैप्पी बर्थडे टुडे, आपका दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत बहुत बधाइयां, दुनिया भर की चीजें। क्लियर? तो ये क्या होता है? कस्टमर रिलेशन मेंटेन करना। ठीक है, एक जुड़ाव बना के रखना बैंक और कस्टमर के बीच में। तो ये हो गया इनका प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट 14th प्रिंसिपल भैया पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट आपको करना है। अगर आपको लोग जानेंगे नहीं तो आपका काम नहीं बनेगा। बोलते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट इज द न्यू सेटन। ठीक है, यानी अगर आप चाहते हो कि आपको लोग जाने, आपको फेम मिले, तो भैया आपको पब्लिसिटी टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर आपको देने पड़ेंगे, ताकि तभी तो लोग जानेंगे कि आप कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो, क्या ऐसी प्रॉब्लम है पब्लिक की जो आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एसेंशियल
ऑफ साउंड बैंकिंग सिस्टम, यानी एक बैंकिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए या एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम कैसा होता है, साउंड बैंकिंग सिस्टम, मधुर, बहुत ही अच्छा प्यारा फ्लॉलेस बैंकिंग सिस्टम कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, उसके हम कंपोनेंट्स यहाँ पे देखने वाले। तो साउंड बैंकिंग सिस्टम प्रमोट्स ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। अ गुड बैंक मस्ट हैव द फॉलोइंग फीचर। एक अच्छे बैंक के ये फॉलोइंग फीचर होने चाहिए। क्या क्या? एडिक्वेट लिक्विडिटी, यानी उसके पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए, वो कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग, वो अपने काम को, अपने बिजनेस को बढ़ाते जाए, एक्सपेंड करते जाए। आज एक ब्रांच खोला है, कल दूसरे ब्रांच खोले, शहर टू शहर अपने ब्रांच खोले, अपनी सर्विसेज को वो फैला ले। क्लियर? जिससे क्या होगा? इकोनॉमी को बूस्ट होगा। थर्ड, इन्वेस्टमेंट एंड लोन पॉलिसी, कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहा है, किस टाइप का लोन दे रहा है, उनकी कैसी पॉलिसीज है, बहुत अच्छी और प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे बहुत सारा फायदा बैंक को मिल सके। एंड चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ह्यूमन फैक्टर, एकदम चुने चुने, एकदम गिने चुने, छटे हुए, एकदम स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट लोगों को आपको हायर करना है, जो अपने अपने डोमेन में, अपनी अपनी फील्ड में जिन्होंने महारत हासिल कर रखी हो, जिससे क्या होगा? आपका काम बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, कोई भी दिक्कत, ऑब्स्टेकल्स आपके काम में नहीं आएंगे एंड आप बहुत ही ज्यादा ग्रो करोगे, जिससे अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को ही फायदा होने वाला है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये है भैया एसेंशियल्स ऑफ साउंड बैंकिंग सिस्टम। डिटेल में पढ़ना है, नोट्स में सारी बातें दे रखी हैं, वही चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करती है, ये हमने पढ़ा, कैसे क्रेडिट क्रिएट करती है ये भी मैंने आपको बता दिया। बस कुछ नहीं है, ये टॉपिक में आपको वही चीजें और थोड़ी डिटेल में दी गई है कि अगर आप 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक उसके ऊपर आपको देता है 4% इंटरेस्ट, बट अगेन वो 1000 रुपए किसी को एज अ लोन दे देता है, उससे वो चार्ज करता है 8 से 12% इंटरेस्ट, और यही बीच में वो भैया पैसा अपना कमा लेता है। हालांकि इसमें एक सीआरआर का भी पॉइंट होता है। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, वही चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है सर? तो कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है, एक ऐसा रिजर्व होता है जो बैंक को अपने पास डिपॉजिट करके, जमा करके एकदम अलग रखना होता है, जिसको वो किसी भी काम के लिए यूज नहीं करेंगे। एकदम इमरजेंसी जब आए तभी वो यूज कर सकते हैं उस पैसे को, इसी को तो बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो आपने अगर 1000 रुपए बैंक में दिया और बैंक मेंटेन कर रही है 20% कैश रिजर्व रेशियो, तो बैंक 200 रुपए तो भैया यहाँ पे अलग कर दी, 800 रुपए जो बच गए उसको वो आगे दे सकती है, जिसपे वो इंटरेस्ट अर्न कर लेगी, और इस तरीके से बैंक क्या करती है? पैसे से अपना पैसा बना लेती है। ठीक है? हालांकि टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। क्लियर? अगेन नोट्स में सारी बातें आप इसको आराम से पॉज करके रीड कर सकते हो। हम बढ़ रहे हैं भैया लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में, यानी क्या ऐसी लिमिटेशंस आ जाती हैं बैंक के पास कि वो बहुत ज्यादा एकदम भर भर के पैसा नहीं कमा पाती। इसके लिए भी कुछ लिमिटेशन बैंक के पास आ जाती है। पहला क्या? कैश रिजर्व रेशियो, यानी ऐसा पैसा जो आपको बिल्कुल साइड में रख देना है, जिसको आप क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अगर आरबीआई स्पेसिफाई कर दे कि भैया आप अभी 20% कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन कर रहे हो, अब आपको 50% कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है, तो सोचो बैंक का 50% पैसा तो खत्म हो गया, कोई यूज का ही नहीं बचा भैया, बैंक उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, जबकि बैंक को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा कैश रिजर्व रेशियो होगा जो बैंक के पास होगा, उतना ही कम वो क्रेडिट क्रिएट कर पाएगी। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि कैश रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन के बीच में भैया जो हमारा रिश्ता है वो इनवर्स रिश्ता है। ठीक है? डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, यानी कैश रिजर्व रेशियो अगर कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? और अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्लियर? दूसरा भैया अमाउंट ऑफ लोन गिवन। अब बैंक जितना ज्यादा से ज्यादा लोन देगी उतना ही ज्यादा वो क्रेडिट क्रिएट कर पाएगी, बट क्या हो अगर बैंक लोन देना चाह रही है बट लेने वाले ही नहीं है, तो बैंक क्रेडिट क्रिएट कैसे करेगी? तो ये दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा अमाउंट ऑफ लोन गिवन, यानी अगर बैंक बहुत कम अमाउंट का लोन ही दे पा रही है, चाह के भी वो ज्यादा लोन नहीं दे पा रही है, तो वो क्रेडिट भी ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकती। नेक्स्ट, साइज ऑफ कैश डिपॉजिट। ठीक है? साइज ऑफ कैश डिपॉजिट क्या? साइज ऑफ कैश डिपॉजिट इज एन ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट। द स्मॉलर द कैश बेस द स्मॉलर स्कोप ऑफ बैंक गेट्स फॉर क्रेडिट क्रिएशन। अगर बैंक के पास ज्यादा कैश डिपॉजिट ही नहीं है तो बताओ ना वो आगे पैसा कैसे दे पाएगी ज्यादा, और अगर वो ज्यादा पैसा आगे नहीं दे पाएगी तो वो क्रेडिट भी क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो अगेन ये हमारी एक लिमिटेशन बन जाती है बैंक के ऊपर कि वो चाह के भी वो क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाती। ओके? नेक्स्ट है भैया एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज। अब आपको पता है कि जब भी बैंक लोन देती है तो इन रिटर्न भैया वो सिक्योरिटी हमसे लेती है, बट क्या हो अगर कोई बहुत ही ज्यादा गरीब हो और वो ज्यादा सिक्योरिटी ना दे पाए, तो उस केस में क्या होगा? बैंक भी अपना लॉस तो सहेगा नहीं, बैंक क्या करेगा? उस आदमी को मना कर देगा कि भैया हमको तो इतनी ही सिक्योरिटी चाहिए, अगर नहीं दे सकते तो हम भी आपको लोन नहीं दे सकते। एंड वंस बैंक लोन नहीं देगा तो अगेन क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? लिमिटेशन डिस्कस कर रहे हैं कि बैंक क्यों ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकता है चाह के भी। क्या ऐसे फोर्सेस है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कमर्शियल बैंक्स को रोकते हैं क्रेडिट क्रिएट करने से? नेक्स्ट है भैया क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक भी टाइम टू टाइम कुछ कुछ पॉलिसीज निकालते रहता है हमारी इकोनॉमी को देखते हुए कि भैया इकोनॉमी में ज्यादा पैसा तो नहीं आ रहा, अगर ज्यादा पैसा आ रहा है तो
आरबीआई अपनी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेक्निक से उस चीज को रोकने की कोशिश करेगा। कम पैसा आ रहा है तो अगेन आरबीआई अपनी पॉलिसीज अपनी टेक्निक्स में चेंज करके मार्केट में पैसा पूरा बढ़ा देगा। तो अगर आरबीआई मार्केट में पैसा जाने से रोक रहा है, बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तो अगेन क्रेडिट क्रिएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है। दूसरा, बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी क्या होती है भैया? तो बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट। बैंक रेट मतलब ऐसा रेट जो सेंट्रल बैंक चार्ज करती है कमर्शियल बैंक पे, ठीक है, ऐसा रेट जो सेंट्रल बैंक चार्ज करती है कमर्शियल बैंक पे। यानी आपको पता है, आपने पहली क्लास में पढ़ रखा है कि सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक भी भैया बैंकर्स का बैंक है, ठीक है, बैंकर्स बैंक है, बैंक का भी बैंक है, बैंक का बड़ा भाई है। बैंक को भी कभी पैसे की जरूरत होती है, कहां जाती है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है हमारे इंडिया का? आरबीआई है। तो आरबीआई जब कभी बैंक को लोन देता है तो वो क्या करता है? फ्री में लोन देगा क्या? नहीं, वो भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब मान लो अगर आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो बैंक ऑलरेडी बहुत ही हैवी इंटरेस्ट पे वो पैसा उठा रही है। अब इस चीज को रिकवर करने के लिए बैंक क्या करेगी? जो पैसा उसके पास आया है वो और ज्यादा रेट पे पब्लिक को देने का ट्राई करेगी। बट ज्यादा रेट पे पब्लिक लेगी क्या? नहीं लेगी। तो अगेन अगर बैंक रेट बढ़ा तो क्रेडिट क्रिएशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। बैंक रेट कम है तो क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा आसानी से हो सकता है। क्लियर बात? हाँ जी सर, क्लियर बात। पॉइंट नंबर 7 है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है सर? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इट इंप्लाइज परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्टॉक मार्केट व्हेन द सेंट्रल बैंक अपीयर्स इन द मार्केट एज अ सेलर of government securities. People buy such securities by withdrawing money from bank or the bank themselves invest such securities instead of granting loan to public। भैया जब भी कभी ओपन मार्केट में जब भी कभी गवर्नमेंट को अपने सिक्योरिटीज वगैरह बेचनी होती है, रिजर्व बैंक के थ्रू वो अपनी सिक्योरिटीज को सेल करते हैं। अब भैया गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में होता है बहुत ज्यादा फायदा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये सेफ सिक्योर होती है। तो पब्लिक क्या करती है? पब्लिक बैंक से अपना सारा पैसा निकाल के गवर्नमेंट को दे देती है। अब पब्लिक ने बैंक से पैसा निकाल के गवर्नमेंट को दे दिया, और कई बार बैंक भी ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में अपना जो पैसा होता है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देती है। अब बैंक ने अपना पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, अब वो लोन आगे कैसे दे? बैंक के पास तो पैसा बचा ही नहीं। तो ये अगेन एक लिमिटेशन हो गई कि अगर बैंक के खुद के पास पैसा नहीं है तो वो आगे पैसा कैसे देगा, और आगे जब तक पैसा बैंक नहीं दे पाएगा क्रेडिट क्रिएशन अगेन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट है भैया क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स, अगेन टेक्निक्स बाय आरबीआई, जिससे वो कंट्रोल करती है क्रेडिट का, ठीक है। पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मॉरल सुएशन के पीछे। मॉरल सुएशन, ठीक है। मॉरल सुएशन क्या होता है सर? मॉरल सुएशन मेंटली एकदम, ठीक है, मीठी छुरी जिसको बोलते हैं ना, आरबीआई वही करता है। मीठी छुरी का चलाता है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, उनके ऊपर मेंटली प्रेशर बनाता है। यार भाई है, भाई की बात नहीं मानेगा, ऐसा करेगा भाई के साथ, मान जा, कर ले। ये जो चीजें होती हैं इसी को बोलते हैं मॉरल सुएशन। तो आरबीआई क्या करता है? टाइम टू टाइम बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि हम ऐसा रिक्वेस्ट आपको करें, आप ये चीज करो, ज्यादा लोन आप मत दो, इस सेक्टर में आप लोन मत दो, ठीक है। बैंक ऐसा रिक्वेस्ट करता है, धीरे धीरे प्रेशर बनाता है कमर्शियल बैंक के ऊपर। देख तू मेरा छोटा भाई है, मान जा बड़े भाई की बात, लोन मत दे ज्यादा, इस सेक्टर में लोन मत दे, क्लियर। तो सेंट्रल बैंक ऐसा काम करता है, मेंटली उनके ऊपर प्रेशर बनाता है कि आप ऐसा काम मत करो। सर क्या हो अगर बैंक ना माने तो? क्योंकि ये लीगल कंपल्शन तो है नहीं, ठीक है, लीगल तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। लॉ में कहीं ऐसा नहीं लिखा, रिक्वेस्ट कर रहा है। हो सकता है कमर्शियल बैंक नहीं माने उस रिक्वेस्ट को, बिल्कुल हो सकता है कमर्शियल बैंक की मर्जी है भैया वो मत माने, तो इससे क्या होगा? बड़ा भाई नाराज हो जाएगा और बाद में भैया पनिशमेंट देने वाला है, क्लियर है। तो सेंट्रल बैंक की बात को कमर्शियल बैंक को मानना ही पड़ जाता है, क्लियर है। हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। तो ये थे भैया हमारा ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे सेंट्रल बैंक के बारे में। अभी तक हम सेंट्रल बैंक ये करता है, वो करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है पढ़ रहे थे। सेंट्रल बैंक होता क्या है भैया? सेंट्रल बैंक क्या है? तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। एपेक्स मतलब टॉप, ठीक है, एकदम टॉप का बैंक है हमारे बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री में। इट कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, ठीक है। क्या करता है? जितने भी सारे कमर्शियल बैंक्स हैं उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करते रहता है टाइम टू टाइम। कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। इन आवर कंट्री the central bank was established in 1935 under private management. It was nationalized by the government in 1949 and named Reserve Bank of India, ठीक है। हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक कब बनाया गया? 1935 में आया, बट वो कैसा था? वो प्राइवेट था, गवर्नमेंट का उसमें कंट्रोल नहीं था। 1949 में हमने हमारे उस प्राइवेट सेंट्रल बैंक को कर दिया नेशनलाइज। नेशनलाइज मतलब 100% उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया। कब? 1949 में। उसका नाम क्या पड़ गया? आरबीआई। आरबीआई क्या है इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है। आरबीआई की पूरी हिस्ट्री मैंने उसमें लिखी है कि भैया कैसे आइडिया आया हमारे पास और कैसे कैसे क्या एक्ट पास हुए, क्या सारी चीजें हुई एंड कैसे आरबीआई पूरा सीन में आया, पहले क्या सारी चीजें थी। हम पढ़ रहे हैं ना प्राइवेट मैनेजमेंट, कौन थे वो प्राइवेट मैनेजमेंट वाले लोग, नेशनलाइज क्यों इसको करना पड़ा, कैसे नेशनलाइज हुआ, सारी बातें एकदम डिटेल में। हार्डली 15 से 20 मिनट का वो वीडियो होगा। आरबीआई का प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा, सीएसीटी की हालांकि वो प्लेलिस्ट है, आई बटन में भी मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा तो मैं आपको लिंक उसका दे दूंगा। नॉलेज का कीड़ा है तो वो वीडियो जरूर देख लेना, ओके।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ सेंट्रल बैंक कि सेंट्रल बैंक के क्या सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो टू मेंटेन इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है भैया, करेंसी की इंटरनल वैल्यू बनी रहे, मैं रहूं या ना रहूं, करेंसी की इंटरनल वैल्यू बनी रहे, ये काम क्या होता है सेंट्रल बैंक का। दूसरा, प्रिजर्व एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ करेंसी, यानी जो हमारी एक्सटर्नल वैल्यू है फॉरेन एक्सचेंज में, जब हम एक्सचेंज करते हैं तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है भैया वो मेंटेन रहे, डॉलर हद से ज्यादा मत बढ़ जाए भैया, हमको डॉलर और जो हमारी रुपीज है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रखना है। तो इस चीज को भी कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है। एंश्योर्स प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, मार्केट में प्राइस की जो स्टेबिलिटी है वो बना के रखता है। प्रमोट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्या है सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस की फील्ड में डील करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हम आगे ही थोड़ी देर में डील करने वाले हैं, उसको भी भैया ये प्रमोट करता है। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री को भी ये प्रमोट करता है। कौन प्रमोट करता है, सेंट्रल बैंक प्रमोट करता है। आगे कैसे प्रमोट करता है, कैसे सारे काम करता है, क्या ये काम करता है, यही हम अब देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। क्लियर है, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन नोट इशू, ठीक है, यानी जो करेंसी नोट होती है कौन इशू करता है, आरबीआई करता है। क्यों, क्योंकि आरबीआई इज द ओनली वन हु इज ऑथराइज्ड टू इशू करेंसी नोट्स, ठीक है भैया, आरबीआई एक इकलौता है भैया जिसको ये ऑथराइजेशन मिली कि भैया वो नोट्स की प्रिंटिंग कर सकता है। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। बट हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक सवाल देता हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ये बताओ कि 1 रुपीज नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं, ठीक है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का कॉइन्स, ये कौन इशू करता है, इसकी अथॉरिटी किसके पास है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्लियर। दूसरा काम क्या करता है भैया आरबीआई हमारा, या सेंट्रल बैंक में कह लूं तो बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी ये बैंकर होता है। गवर्नमेंट को किसी भी चीज में मदद चाहिए होती है, गवर्नमेंट को भी अपनी सेविंग डिपॉजिट करवानी होती है, कहां जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। गवर्नमेंट को लोन की जरूरत है, कहां जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट को प्लान्स एंड पॉलिसीज बनानी है, कुछ इकोनॉमिक डिसीजन लेने, तो किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है भैया जो आरबीआई प्रोवाइड करता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को। कैसे, पब्लिक डेट मैनेज करता है, ठीक है, लोन्स वगैरह इशू करता है गवर्नमेंट की बिहाफ पे, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट फर्म, और बहुत सारी ऐसे काम आरबीआई हमारी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाता है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो आरबीआई हमारी गवर्नमेंट को देता है। नेक्स्ट भैया बैंकर्स बैंक, यानी बैंक का भी है, बैंक है यानी बैंक का बड़ा भाई है। बैंक को भी कभी पैसों की जरूरत है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, कहां जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे, उनसे पैसा ले लेंगे। क्लियर है। कुछ चीज उनको दिक्कत आ रही है, क्लियरिंग हाउस करवाना है भैया, इट एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर अ कमर्शियल बैंक टू सेटल देयर इंटर बैंक अकाउंट, क्योंकि जो भी सारे कमर्शियल बैंक है इनका एक अकाउंट होता है आरबीआई के पास। हमारा अकाउंट किनके पास होता है, हमारा अकाउंट होता है कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक का भी अकाउंट कहां होता है, सेंट्रल बैंक के पास। तो अब दो बैंक के बीच में कुछ झगड़ा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ सिचुएशन हमको सॉल्व करनी है यहाँ पे, तो उसको कौन सॉर्ट आउट करेगा, कौन सॉल्व करेगा, आरबीआई या हमारा सेंट्रल बैंक सॉल्व करेगा। क्लियर है, तो बैंक की भी यहाँ पे ये मदद करेगा। नेक्स्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, नॉट ओनली टू द कमर्शियल बैंक बट ऑल्सो टू डिस्काउंट हाउसेज एंड अदर क्रेडिट क्रिएशन। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भैया यानी एकदम आखिरी उम्मीद, ठीक है, एकदम आखिरी उम्मीद, कहीं से भी आपको अब उम्मीद नहीं है कि ये मुझे पैसा देगा, वो मुझे पैसा देगा, जिसका कोई नहीं है भैया उसका आरबीआई है। क्या, जिसका कोई नहीं है उसका आरबीआई है, यानी जिसका कोई नहीं है उसका सेंट्रल बैंक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अगर आखिरी में थका के आपको मार्केट में कोई भी पैसा नहीं दे रहा तो आपको एक ही जन पैसा देगा, वो है आपका आरबीआई। ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट को कंट्रोल करके रखता है मार्केट में इनकी अप्रोप्रिएट मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, टाइम टू टाइम ये अपनी मॉनिटरी पॉलिसी लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें चेंज करते रहते हैं, जिसमें मार्केट में मनी का जो फ्लो है, क्रेडिट का जो फ्लो है भैया वो प्रॉपर बने रहे। मार्केट में एकदम से बहुत ज्यादा पैसा मत आ जाए जिससे इन्फ्लेशन हो जाए, बहुत ही अचानक से पैसा मार्केट से गायब ना हो जाए जिससे अगेन और बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो जाए। तो एक स्मूथ फ्लो हमारी इकोनॉमी में बने रहे पैसे का, उसके पीछे आरबीआई दिन रात हमारी मेहनत करता रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट है भैया कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन्स द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेट्स देयर यूज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व मेंटेन करके रखता है और उनको यूज कैसे, कहां, किस तरीके से करना है, ये काम भी सारा कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है सर, आरबीआई तो भैया कमर्शियल बैंक के भी ऊपर है। बिल्कुल भैया, कमर्शियल बैंक क्या है, देव है, आरबीआई क्या है, उन देव के भी देव है। ठीक है, देवों के देव आरबीआई। क्लियर, हाँ जी सर। तो इसी के साथ हमारा ये सेंट्रल बैंक या मैं कह दूं आरबीआई का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। कुछ ऐसे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंक की तरह काम करते हैं, मतलब एग्जैक्टली वो बैंक नहीं है, बैंक वाली उनके पास पावर नहीं, बट हाँ अगर आप इनसे लोन लेने जाओ आपको ये लोन प्रोवाइड जरूर कर देंगे। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बैंक की तरह ही काम करते हैं बट वो बैंक नहीं है, ठीक है, जो बैंक की तरह काम करते हैं बट वो बैंक नहीं है, वो कौन है, वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कुछ ऐसे ही अब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, इंडियन भी और इंटरनेशनल भी। हालांकि इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, पढ़ने लायक इसमें दो ही बातें हैं। ठीक है, लेक्चर के स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कि ये कब आया और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये काम क्या करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस लाइन बाय लाइन देखते जाते हैं, रटने का काम इसका पूरा का पूरा आपका है। मैं बस एक बार ओवर थ्रू इसका करवाते जाता हूँ, एक ओवरव्यू आपको देते जा रहा हूँ कि इसमें क्या दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं
इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, इसका लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये कब एस्टेब्लिश हुआ भैया? तो एस्टेब्लिश हुआ 1 जुलाई 1948 को। क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव था? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू मेक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू इंडस्ट्रियल यूनिट, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, उनको मीडियम या लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ये कितने टाइम के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं? तो भैया ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस फॉर अ पीरियड ऑफ 25 साल, ठीक है। अगर आपको 25 साल के लिए भी लोन चाहिए तो ये आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको फॉरेन करेंसी में लोन चाहिए तो भैया ग्रांटिंग लोन इन फॉरेन करेंसी, आपको फॉरेन करेंसी में भी ये लोन दे देंगे। कौन देंगे? IFCI, फुल फॉर्म क्या? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, हमारा दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, SFC, ठीक है। क्या? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, SFC। ये कब बनी भैया? तो इट वाज एस्टैब्लिश इन 1953 इन पंजाब। एट प्रेजेंट देयर आर 18 SFCs. The main objects of this establishment of SFC is to meet the requirement of medium and small scale industry in various state, ठीक है। इनका भी क्या ऑब्जेक्टिव है? इनको क्यों बनाया गया? तो भैया मीडियम और स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है, छोटी और मीडियम जो इंडस्ट्री है, उनको बूस्ट करने के लिए, उनकी फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए इनको एस्टैब्लिश किया गया। कब एस्टैब्लिश किया? तो 1953 में पंजाब में। सर डेट याद रखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी। हो सकता है भैया MCQ बन के आ जाए कि भैया ये कौन से ईयर में आया था, तो अननेसेसरी आपको एक मार्क्स भी वहां पे लूज नहीं हो जाए, या वन वर्ड में पूछ दे कि भैया दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच ईयर, ठीक है। तो आपको वहां पे बताना रहेगा, तो आपका एक मार्क्स भी या 2 मार्क्स भी गलती से भी मिस मत हो जाए। मैं तो चाह रहा हूं कि अगर आप मुझसे लेक्चर ले रहे हो तो भैया बहुत अच्छे आपके रिजल्ट है, इसीलिए इसको रट लेना। एक बार है, एग्जाम तक रट लेना, उसके अगले दिन ही भूल जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट एग्जाम के लिए इसको हो सके तो बहुत अच्छी से आपको इसको रट लेना है। ओके, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, हमारा प्यारा ICICI। कब बना भैया? तो 1955 में बना। मेन एम इसका क्या था? टू डेवलप द इंडस्ट्रीज अंडर द प्राइवेट सेक्टर ओनली, यानी प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्रीज है, आपको पता होगा 2 सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर अगर मैं कल कोई जाके कोई इंडस्ट्री डाल दूं जिसमें गवर्नमेंट की कोई भी होल्डिंग नहीं है, या 51% से कम की होल्डिंग गवर्नमेंट की है, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर। जिसमें काम क्या होगा? मेरा प्रॉफिट कमाना होगा, पब्लिक को सर्विस देना मेरा मेन मोटिव नहीं होगा। तो उन सेक्टर्स को, उन इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कौन आया? हमारा ICI। कब एस्टैब्लिश हुआ? 1955 में। नेक्स्ट, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, SIDC। देखो इसमें एक्सप्लेन करने लायक लिटरली कुछ नहीं है, बट भैया आप इसको कहीं ना कहीं इग्नोर मत कर दो, इसलिए मैं ठीक है थोड़ा सा टाइम और ज्यादा एफर्ट्स लेके आपको इसके साथ एक बार गो थ्रू करते जा रहा हूं। कब एस्टैब्लिश हुआ भैया? 1960 में, ठीक है, विद द मेन एम टू अचीव रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट। एट प्रेजेंट देयर आर 20 SIDCs इन इंडिया, ठीक है। एट प्रेजेंट कितने? 28 SIDCs हैं। कब एस्टैब्लिश हुआ? 1960 में। मेन एम क्या था? अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI को। आई होप आपने इसका नाम जरूर से सुना होगा। कब एस्टैब्लिश हुआ? ये 1 फरवरी 1964। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ UTI इज टू एनकरेज एंड मोबिलाइज द सेविंग ऑफ अ कम्युनिटी एंड चैनल्ड देम इनटू प्रोडक्टिव कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की भैया सेविंग्स को, ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की सेविंग्स को चैनलाइज करके उनको एक प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करना, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। कुछ फंक्शन है इनके, क्या? मोबिलाइजिंग द सेविंग ऑफ द रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टर, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हम आप जैसे लोग, इनके इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरीके से चैनलाइज करना, जिससे हमको बहुत ज्यादा फायदा हो सके। दूसरा, चैनलाइजिंग द स्मॉल सेविंग इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है, छोटी चीजों से कुछ प्रोडक्टिव निकालना। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूट लार्ज स्केल इकोनॉमीज अमंग द स्मॉल इनकम ग्रुप्स। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम हमारे IDBI पे। IDBI मतलब सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगेन ये उसका लोगो आपके सामने यहाँ पे। कब एस्टैब्लिश हुआ? जुलाई 1964 में ये आया। इट is the apex bank to the industrial credit up to 1976. It was the subsidiary bank of RBI, ठीक है। RBI का ये subsidiary बैंक था कब तक? 1976, but after 1976 it was formed as an autonomous corporation. Autonomous corporation मतलब इंडिपेंडेंट हो गया। पहले ये RBI के अंडर आता था, बट 1976 के बाद ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गया, इसको भी आजादी यहाँ पे मिल गई। क्या फंक्शन है भैया इसके? तो ये प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट फाइनेंस। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल यूनिट, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को डायरेक्टली फाइनेंस करता है। वीकर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भैया ये बचा देता है, उनको फंड्स वगैरह में, उनकी डेवलपमेंट में ये असिस्ट करता है, एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एक्सिम बैंक, ठीक है। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? एक्सिम बैंक, EXIM। क्लास 12th नेशनल इनकम आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भैया एक्सपोर्ट को EX और इंपोर्ट को IM करके हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसीलिए एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक शॉर्ट में इसको बोला जाता है। कब एस्टैब्लिश हुआ भैया? ये 1 मार्च 1982। ये क्या है भैया? ये नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कन्फाइंड टू इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन टू फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें काम करता है सिर्फ और सिर्फ ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मैटर्स को देखता है, और दूसरी चीजों से इसको मतलब होता नहीं है। क्या सारे काम करता है ये? तो एक्सपोर्ट रीडिस्काउंटिंग, रीफाइनेंसिंग ऑफ सप्लाई क्रेडिट, बल्क इंपोर्ट फाइनेंस,
फॉरेन करेंसी प्री शिपमेंट क्रेडिट, प्रोवाइड प्रोडक्ट इक्विपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम और बाटा बिजनेस एडवाइजरी टेक्निकल असिस्टेंस भी ये प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट आ रहा है हमारा इंपॉर्टेंट नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड बोले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। नाबार्ड के ऊपर भी शायद से एक डेडिकेटेड अलग सेपरेट वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएगी, थोड़ा सा देख लेना होगा तो मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको डाल दूंगा। तो इन डिटेल अगर आपको पढ़ना है कि क्या है, कैसे आया, क्या इसकी हिस्ट्री थी, क्यों इसको लाना था, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, सारी चीजें डिटेल में अगर जाननी है वो वीडियो देख सकते हो। शॉर्ट में समझना है तो भैया एस्टैब्लिश हुआ था ये जुलाई 1982 में ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ क्राफी कार्ड। ठीक है, क्राफी कार्ड के रिकमेंडेशन पे भैया ये बना था। इट इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चरल मैटर पे ये भैया हमारा पूरा का पूरा रिलेट करता है, उसी पे वर्क करता है। नाम में ही देखो ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मेन फोकस कहाँ है? एग्रीकल्चर पे। एग्जिम बैंक का मेन फोकस कहाँ है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। नाबार्ड का मेन फोकस कहाँ है? एग्रीकल्चर पे है। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अब हम। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC क्या करता है भैया? LIC पॉलिसी ले लो। क्या है LIC पॉलिसी? इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। लाइफ पे हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्क मंडराते रहते हैं, कब क्या हो जाए भैया हमको नहीं पता। ठीक है, तो बुरे टाइम के लिए हमको हमारे पास LIC या कोई भी दूसरी पॉलिसी जो हमको बुरे वक्त में हमारे काम आ सके, इसीलिए भैया LIC को इंट्रोड्यूस किया गया। कब एस्टेब्लिश हुआ ये? 1956 में बाय नेशनलाइजिंग 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज किया गया और उसको एक बैनर, एक छत के अंदर लाया गया और उसको नाम क्या दिया गया? LIC, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है भैया? द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन वाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट of the policy holder and to avoid the misuse of the fund. Secondly, the object of nationalization was to direct the investment of the funds in government security, leaving a small part for private sector. ठीक है भैया, तो पहले के जो इंश्योरेंस कंपनी होती थी आपके साथ वो धोखाधड़ी नहीं करते, फ्रॉड नहीं करते, आपके अमाउंट को गलत तरीके से यूज ना कर ले, आपको सेफ्टी पहुंचाने के लिए उन कंपनी को एक बैनर के अंदर लाया गया और एक हमने कंपनी बना ली, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ भैया? अब इसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, गवर्नमेंट को भी इससे पैसे मिलते रहते हैं, गवर्नमेंट भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट में पैसे लगा सकती है, साथ ही साथ जो हम पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनको भी ये बहुत सारी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है भैया जनरल इंश्योरेंस कंपनी, GIC। अगेन नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है कि ये भी इसका कुछ इंश्योरेंस वाला काम है। The main feature of GIC is to sell the insurance services against some forms of risk like loss of physical assets of various kind like fire accident and personal sickness etc. कोई भी फायर ब्रोक आउट हो गई आपके बिजनेस में, स्टॉक हमारे जल गए, बहुत सारा लॉस हो गया, बट उससे निपटने के लिए अगर आपके पास है भैया जनरल इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस, तो वो आपको आपके स्टॉक का पैसा यहाँ पे दे देंगे। कब फॉर्म हुआ था? इट वाज फॉर्म्ड एज एन गवर्नमेंट कंपनी इन 1972। ठीक है, बिफोर नेशनलाइजेशन अ फ्यू बिग कंपनीज अबाउट 100 स्मॉल कंपनीज वर इन द बिजनेस। ठीक है, तो कुछ बड़ी कंपनीज और छोटी छोटी 100 कंपनीज को अगेन मिला के उसको नेशनलाइज किया गया। गवर्नमेंट ने 100% उसका कंट्रोल लिया और 1972 में भैया इसको लाया गया। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? तो इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड भैया सेबी। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगेन इसकी भी सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल में। चैनल पे क्या? डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएगी। डीप में पढ़ना है पढ़ सकते हो। इट वाज सेट अप इन 1988 एंड इट गॉट स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इन 1992। ठीक है, 1992 में इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गई। स्टैब्लिश कब हो गया था? 1998 में। क्या काम है इसका भैया? तो इसका काम है सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है भैया? तो ये एस्टेब्लिश हुआ 1966 में। मेन एम इसका क्या था? मेन एम ऑफ ADB इज टू प्रमोट सोशियो एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ नंबर कंट्रीज इन द एशियन एंड पैसिफिक। तो भैया एशिया और जो पैसिफिक रीजन में जो भी सारी कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमिक और उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए भैया ये बैंक बनाया गया। इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट्स ऑफ 37 कंट्रीज। ठीक है, किसी भी एक गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल नहीं है, टोटल 37 कंट्रीज की गवर्नमेंट इसको मिलकर चलाती है एंड फॉर्म रीजन एंड 16 कंट्रीज फ्रॉम आउटसाइड द रीजन। ठीक है, 37 कंट्रीज तो भैया एशिया और पैसिफिक रीजन के और साथ ही साथ 16 कंट्री आउटसाइड रीजन के इसको मिलकर चलाती है। इसका हेडक्वार्टर है भैया मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन इज नाउ इट्स मेन मिशन। इसका मेन मिशन क्या है? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? पॉवर्टी का चैलेंज। तो पॉवर्टी को कंप्लीटली इरेडिकेट करना, पॉवर्टी को पूरा पूरा हटाना किसका मिशन है? तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का यहाँ पे मिशन है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम भैया इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अगेन नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF एस्टैब्लिश हुआ भैया ये 1947 में एज एन आउटकम ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस was IMF. The main objective of IMF is to administer a code of fair practice in sphere of foreign exchange. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में भैया एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हमारी बनी रहे एंड टू मेक
लोन्स टू द इकोनॉमीज एक्सपीरियंसिंग टेम्पररी डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। भैया जो कंट्री जिनके में टेम्पररी डेफिसिट दिख रहा है, डेफिसिट ट्रेड जहां पे चल रहा है, अगेन क्लास 12th में आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, जिस भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऊंच नीच चल रही है कंपनी, जो कंट्री लॉस सफर कर रही है, उनको ये भैया फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट भैया कोटा क्या बोल रहा है, तो इट इज द मेंबरशिप कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड internal trade member are required to subscribe quota partly in gold 25% and partly in domestic country 75%। कुछ नहीं भैया, याद कर लो IMF का कोटा क्या है, 25% गोल्ड 75% डोमेस्टिक करेंसी में। ठीक है, एक्सचेंज रेट तो मेंबर ऑफ IMF हैड टू डिक्लेयर द पार वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड या अमेरिकन डॉलर। तो भैया इन टर्म्स ऑफ गोल्ड या अमेरिकन डॉलर पे आपको बताना पड़ेगा कि भैया हाँ हमारी करेंसी की ये वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू अमेरिकन डॉलर और गोल्ड, यानी हम इतना हमारी करेंसी देंगे तो इतना हमको अमेरिकन डॉलर मिलेगा, इतना हम हमारी करेंसी देंगे तो इतना हमको यहाँ पे गोल्ड मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको बता के रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं हम, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, SDRs। ठीक है, SDR क्या है, तो भैया SDR वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1969। इट इज अ स्पेशल करेंसी इशूड बाय IMF की स्पेशल करेंसी। और फैक्ट की बात बताऊं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं पेपर गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की शॉर्टेज को रिड्यूस करने के लिए, गोल्ड को कंपनसेट करने के लिए IMF ने ये एक स्पेशल करेंसी लेके आई जिसको क्या बोलते हैं SDR को और भी क्या बोलते हैं पेपर गोल्ड। कब इंट्रोड्यूस किया गया इसको, 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया गोल्ड की शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए और टू अवॉइड द मूवमेंट ऑफ गोल्ड अक्रॉस नेशनल बाउंड्री। गोल्ड को अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजना है, चोरी चकारी का भी खतरा बना रहता है। कोई पिक्चर आई थी शायद बॉलीवुड की जिसमें वो ट्रेन जाती रहती है, उसमें से वो सोना लूट लेते हैं, शायद प्लेयर्स था उस पिक्चर का नाम, आई गेस अभिषेक बच्चन उसमें था। खैर, तो इस सब चीजों को अवॉइड करने के लिए पेपर गोल्ड के फॉर्म में SDR को इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। क्लियर, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम वर्ल्ड बैंक पे। वर्ल्ड बैंक वाज एस्टैब्लिश इन भैया 1947। ये ईयर आपको इंडिया की इंडिपेंडेंस से बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होने वाला है। ईयर 1947 में वर्ल्ड बैंक का एस्टैब्लिश हुआ था। ये भी एक आउटकम था भैया ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का। इसका मेन एम क्या था भैया, तो ये सेटअप हुआ था टू हेल्प रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मेंबर्स कंट्री डैमेजेस ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर 2। भैया वर्ल्ड वॉर 2 में जिन भी कंट्रीज को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, क्योंकि कंट्रीज को बहुत ज्यादा हेवी डैमेज हुआ था, बोलते हैं ना अगर कोई भी कंट्री वॉर में इन्वॉल्व हो जाती है तो कम से कम 10 से 20 साल फाइनेंशियली और सब चीजों के रिस्पेक्ट में वो पीछे चली जाती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी वर्ल्ड वॉर 2 में जिनको बहुत सारा लॉस हुआ था, तो उनके लॉस को कंपनसेट करने के लिए और ताकि वो वापस एक अच्छी पोजीशन में आ जाए, वर्ल्ड बैंक का भैया यहाँ पे जन्म हुआ था। ओरिजिनल नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक वाज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ठीक है, IBRD इसका पुराना नाम था, अब नया नाम इसका क्या है, वर्ल्ड बैंक। कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1947 में। ओके, नेक्स्ट आगे अब हम बात कर रहे हैं हमारा लास्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। कब आया IDA, 1960 में। इट इज एफिलिएटेड टू वर्ल्ड बैंक। भैया वर्ल्ड बैंक से ये मान्यता प्राप्त है। ठीक है, द मेन एम फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IDA इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू लो डेवलप्ड कंट्रीज whose per capita income is less than $520 in 1975। तो भैया 1975 में जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम $520 से कम था, उन कंट्रीज को, उन अंडर डेवलप्ड, उन अनडेवलप्ड कंट्रीज को भैया उठाने के लिए, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए IDA को इंट्रोड्यूस किया गया था। इट ऑल्सो ग्रांट्स द क्रेडिट ऑन चीप टर्म्स कंपेयर टू वर्ल्ड बैंक लोन। ठीक है, वर्ल्ड बैंक भी हमारे यहाँ पे लोन देती है, IDA भी लोन देती है, बट IDA वर्ल्ड बैंक के कंपेरिजन में थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। क्लियर, हाँ जी सर क्लियर। तो फाइनली सारे टॉपिक्स आपके खत्म हो गए। एक्स्ट्रा ज्ञान में आपको 2 पॉइंट यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये भी आप अपनी तरफ से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ज्ञानीज वन लाइनर। ठीक है, ज्ञानीज वन लाइनर जो हमारे पुराने स्टूडेंट है उनको पता है कि ये वन लाइनर होते क्या है। एक एक लाइन में सारे पूरे के पूरे चैप्टर को भैया हम समराइज फॉर्म में कर लेते हैं, जिससे आपको MCQ बनाना हो, वन वर्ड बनाना हो, मैच द फॉलोइंग हो, कुछ भी हो, ट्रू फॉल्स बताना हो, उसको इजीली आप अपने पेपर में बना सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। नोट्स को पढ़ने का यही तरीका है, मेरी वीडियो देखो, सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वन लाइनर को गो थ्रू कर लो, एंड देन आपकी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन बनाओ, मॉक टेस्ट वगैरह दो और फाइनल पेपर में मचा दो। बट सर हमको तो यहाँ पे वन लाइनर दिख नहीं रहा है। अरे सस्पेंस, अरे सस्पेंस छोड़ा है, अभी आपको वीडियो में वन लाइनर नहीं दिख रहा है, बट जब आप टेलीग्राम से ये नोट्स डाउनलोड करेंगे तब जादू चलेगा और वन लाइनर आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। तो विद दिस भैया आज की क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म, और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, बट तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।